देखिए 10th क्लास के अंदर हम मॉडल पावर 2 कर रहे हैं, जिसके अंदर से हमारा जो खंड अ है वो चल रहा है और इसका पहला और दूसरा प्रश्न मैंने आपको अच्छे ढंग से करवा दिया है। उन वीडियो को देख के आप अच्छे ढंग से उनको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका जो तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा है वो अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न है और इसमें भी आपके एक एक नंबर के सारे प्रश्न रहेंगे और टोटल 12 प्रश्न हैं इस टाइप के। तो बहुत ही सरल है। देखते हैं इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो। यानी आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो आपको पूछा जाएगा जिसके अंदर केंद्रीय कोण थीटा दे रखा होगा और आर दे रखा होगा, तो आपको थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर वो सूत्र लगाना है। अगर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है और छाप की लंबाई पूछी है, छाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा 1/2 LR। तो देखिए यहाँ मैं आपको लिख के बताता हूँ। त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका सूत्र है 1/2 LR। ओके, आपको अच्छे ढंग से याद करना है कि जब भी चाप की लंबाई दे रखी है, ठीक है, तो चाप की लंबाई L हो जाएगी और त्रिज्या दे रखी है यानी R दे रखी है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए। अब इसके अंदर मान रखो और उत्तर निकालो। देखो 1/2 L, चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 10, त्रिज्या कितनी है R यानी 6, ठीक है। अब 2 से काट दो, 6 को काटो या 10 को काटो, एक ही बात है, मैं 10 को ही काट लेता हूँ 5 बार, ठीक है। 5 का और 6 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30। यानी कि आप क्या आ जाएगा, देखिए क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर में दे रखा है तो यहाँ लिखूंगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया आंसर हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो दे रखा है पीई बराबर दे रखा है 0.05, तो ई नई की प्रायिकता। तो इसके लिए सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद करना है, पीई प्लस पीई बार बराबर ए। इस टाइप के जो भी प्रश्न आते हैं उनको इस फॉर्मूले के माध्यम से करना है। अब जो पीई बार है ये हमेशा नई को प्रेजेंट करता है, तो ई नई की प्रायिकता आपको पूछा है यानी ये आपको निकालना है और ये आपको दे रखा है। देखो पीई दे रखा है 0.05, तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं पीई के स्थान पर 0.0 और 5, ठीक, प्लस पीई बार बराबर होता है 1। अब मैं पीई यानी नई की प्रायिकता पूछा है तो पीई बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस, देखो 0.05 पक्षांतर होकर इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 0.05, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 0.9 और 5, ठीक है। यानी कि एक में से 0.05 घटाऊंगा तो आ जाएगा मेरे 0.9 और 5, तो ई नई की प्रायिकता है वो आ गई ये, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या की लंबाई लिखिए। यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², और अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है। ये कितना दे रखा है 48 पाई, ठीक है। अब देखो पाई से पाई है वो कैंसिल हो रहा है और 3 से कट जाएगा 48 16 बार, तो यहाँ मैं सीधा R² बराबर लिखूंगा कितना 16। स्टेप बढ़ा देना आप, 3 का भाग दे देना 48 में, कितनी बार जाएगा 16 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R² का मान है 16, तो R का मान कितना हो जाएगा √16। यहाँ से हाथ 2 हटेगी तो वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। अब R का मान आ गया आपके 4, यानी 4 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 4। तो हमारे जो त्रिज्या है गोले की वो कितनी आ गई 4। अब देखो ये सेंटीमीटर में है तो ये भी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न दे रखा है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार तथा ऊंचाई है वो समान है। यानी आपको बेलन दे रखा है और शंकु दे रखा है, उसका आधार और ऊंचाई समान है और उनके आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई कितनी है h, ठीक है। क्योंकि यहाँ सेम दे रखा है बेलन और शंकु दोनों के लिए आधार और ऊंचाई समान ही है, तो मान लेते हैं माना बेलन एवं शंकु के
आधार आर तथा ऊंचाई है वो क्या है, h है। आधार यानी आधार की त्रिज्या है, ये एक तरह से आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई कितनी है, h। ठीक है, तो अनुपात निकालना है तो यहाँ लिखेंगे अनुपात। अब देखो ऊपर आपको बेलन का आयतन लिखना, क्योंकि आयतनों का अनुपात पूछा है, तो पहले बेलन है तो मैं बेलन का आयतन लिख दूंगा, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और बाद में है शंकु, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, ये अब सूत्र याद करने पड़ेंगे अच्छे ढंग से। तो अनुपात बराबर आ गया पाई आर स्क्वायर एच, और ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा अभिष्ट जो अनुपात निकल के आ जाएगा 3:1। ठीक है, ये घूम के ऊपर आएगा तो आ गया 3 ऊपर और 1 नीचे, यानी 3 अनुपात आ जाएगा 1। ओके, अब देखिए जो 5वां प्रश्न है जिसके अंदर आपको दे रखा है 6, 11, 21, 23, 14, 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालने का सूत्र है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, या फिर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अब आपको यहाँ पे जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनका योग कर दो और जितने हैं उनका भाग दे दो। तो यहाँ मैं सीधा ही करता हूँ, माध्य बराबर, आप चाहो तो सूत्र लिख सकते हैं, परंतु 1 नंबर का है, आप नहीं लिखोगे और सीधा कर दोगे तो भी आपके 1 नंबर आने वाला है। तो देखो सीधा मैं लिख लेता हूँ, 6 + 11 + 21 + 23 + 14 और +5। ठीक है, ये सभी आंकड़े हैं उनका योग कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब मुझे 6 का देना पड़ेगा भाग। ठीक है, ये हो गया आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी टोटल कितनी संख्या है उसका देना है भाग। तो इस ढंग से हमारा माध्य आ जाता है। एक बार वापस मैं बताना चाहूँगा, माध्य है, समांतर माध्य है या औसत है, ये सब में आपको यही काम करना है। अब देखो यहाँ पे सभी का जो योग है वो आ जाएगा आपके 80। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 के अंदर आपको 6 का भाग देना है। जब आप 6 का भाग 80 में देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा, देखो ये लिख लेता हूँ मैं, 13.33। ये आराम से भाग दे सकते हैं आप, और पॉइंट वाला भाग आपको अच्छे ढंग से आता ही होगा। ओके, यानी पॉइंट के बाद में कंटिन्यू आपके 3 बार भाग जाएगा। आपको पॉइंट के बाद में 2 संख्या तक ही भाग देना है। अब नेक्स्ट देखिए, जो छठा प्रश्न दे रखा है कि निम्न बंटन में p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको x के मान दे रखे हैं और f बारंबारता के अंदर यहाँ पे p दिया हुआ है, देखो। ठीक है, और CF दे रखा है, यानी संचयी बारंबारता दे रखा है। हम माध्य के लिए जो टेबल बनाते हैं वो टेबल हमें एक तरह से बनी हुई आई है, इसके अंदर सिर्फ p है वो नहीं है, p का मान क्या है वो संख्या आपको पता लगाना है। तो देखिए मैं इसको खड़े फॉर्म में लिखता हूँ जिससे आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आएगा। देखो ये x है और ये है f और आगे होता है CF। ये हम संचयी बारंबारता बना के जब माध्यिक निकालते हैं तब ये काम करते हैं। तो ये थोड़ा मैं लिख देता हूँ इसको। देखो x का मान कितना है 10, यहाँ 10 लिख लेते हैं, फिर 15, फिर 20, ये सारे मान है वो आपको कंटिन्यू इस ढंग से लिखने हैं। ठीक है, अब देखो ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप जल्दी से p का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये थोड़े बहुत लिखे मैंने। उसके बाद में देखिए f का मान क्या है 2, कंटिन्यू लिखना है, फिर 5, फिर p और फिर है 3। ठीक है, अब देखो CF क्या दे रखा है वो भी लिख रहा हूँ ऐसे कैसे, टेबल ऐसे कैसे बना रहा हूँ, इसमें कोई मैं परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ। 2, फिर 7, फिर 10। ठीक है, और फिर 13, एक संख्या और है। अब देखो यहाँ पे हम करते क्या है कि जब भी संचयी बारंबारता निकालते हैं, संचयी बारंबारता आपको अच्छे ढंग से बनानी आती होगी। बारंबारता में से पहली डिजिट ऐसी कैसी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, हम नेक्स्ट संख्या जोड़ते जाते हैं और ये डिजिट लाते हैं। तो देखो 2 और 5 कितने हुए 7। अब 7 और p मिल के आना चाहिए कितना 10, राइट। यानी 7 के अंदर p को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। तो यहाँ पे मैं p का मान लाने के लिए क्या करूँगा, 7 + p, 7 + p कितना आना चाहिए 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक, अब p का मान आ गया आराम से, देखो 10 पक्षांतर कर दो 7 को, 7 आ गया इधर, 10 में से 7 गया तो क्या आ गया p का मान 3। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना किया है, आपको सीधा ही करना है ये। अब संचयी बारंबारता किस ढंग से निकालते हैं वो आपको पता रखना है। अब देखिए जो 7वां प्रश्न है कि यदि एक पासा एक बार फेंका जाता है, ठीक है, तो 2 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी 2 से छोटी पासे पर टोटल जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 2 से छोटी कौन सी संख्या, एक ही तो है,
यानी 1/6 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक पासे को फेंकने पर 2 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। अब डायरेक्ट ही मैं यहाँ कर लेता हूँ, प्रायिकता बराबर आ जाएगा 1/6। ठीक है, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने हैं, देखिए प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब पासे पर टोटल अंक कितने होते हैं, 6, यानी कुल परिणाम तो 6 है। अनुकूल परिणाम यानी 2 से छोटी संख्या सिर्फ एक ही है, तो 1 आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट देखिए जो 8वां प्रश्न है कि एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखी है, तो बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। देखिए मैं यहाँ फॉर्मूला लगा के बताता हूँ आपको। तो देखो यहाँ सूत्र लगाएंगे कि बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बक्से का बाहरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है 2 इंटू देखो LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, यह फॉर्मूला आपको अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा। अब देखो मैं सारे मान है वो लिख लेता हूँ। 2 इंटू, अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें प्रश्न में दे रखी है, तो लंबाई कितनी दे रखी है यहाँ 90, तो यहाँ लिखूंगा मैं 90। फिर इंटू चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी दे रखी है यहाँ पे 50, तो यहाँ लिखेंगे 50। फिर प्लस आपके देखो लंबाई इंटू चौड़ाई आ गई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी कि 50 इंटू आ जाएगा आपके 30, क्योंकि ऊंचाई कितनी है 30, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब ऊंचाई है हमारे 30 और लंबाई दे रखी है 90। ठीक है, ये सारे मान लिख दिए। अब इसको सरल करो तो आपके बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो 2 इंटू गुणा कर दो, देखो 90 का गुणा जब 50 से करेंगे तो आएगा आपके 4500। ठीक है, फिर प्लस 50 का गुणा 30 से करो तो आ जाएगा 1500। ठीक, अब 30 का गुणा 90 से करेंगे तो आ जाएगा 2700। ठीक, अब देखो इन सबको जोड़ो, 4500, 1500, 2700, इन सबको जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा 8700, 8700। ठीक है, अब 8700 का 2 से गुणा कर दो तो आपके उत्तर आ जाएगा 17400। ठीक है, अब देखिए ये हमारा अंतिम उत्तर है 17400, परंतु यहाँ आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो वर्ग इकाई के रूप में लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। अब यदि आपको मान लो वर्ग मीटर में चेंज करना है तो 10,000 का भाग देना पड़ेगा। तो 17400 के अंदर जब हम 10,000 का भाग देंगे, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 2 संख्या बाद में पॉइंट लगा दो क्योंकि 2 जीरो नीचे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.74। ये किस में चेंज हो गया, वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, इसलिए हमने देखो वर्ग में चेंज करना है, इसलिए 100 इंटू 100 यानी 10,000 का भाग दे दिया। ठीक, नेक्स्ट जो 9वां प्रश्न के दे रखा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए कभी आपको माध्य आता है, कभी पूछा जाता है समांतर माध्य, परंतु सब में आपको फॉर्मूला वही लगाना है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। कई आंकड़े दे रखे होते हैं और कहीं आपको इस टाइप के प्रश्न आते हैं जिसमें प्रथम 5 विषम संख्या बोला जाता है, कभी प्रथम 5 अभाज्य संख्या बोला जाता है, कभी बोला जाता है प्रथम 5 सम संख्या। तो सारे प्रश्न वो करने का तरीका है वो सेम ही है। तो देखो 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य, तो विषम संख्या किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो विषम संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे कहते हैं विषम संख्या। तो यहाँ पे समांतर माध्य निकाल देते हैं हम, समांतर माध्य। ठीक है, देखो 5 विषम संख्या लिखना है यानी 1 लिखेंगे, 1 के बाद में सीधा 3 आएगा, फिर सीधा 5 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर आएगा 9। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्या बोला है तो 1 आ गया, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, उसके अंदर आपको भाग देना है 5 का, राइट। अब देखो यहाँ पे इन सबको जोड़ेंगे, 1, 3, 5, 7 और 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25, और 25 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा उत्तर 5। ठीक है, यानी हमारा जो समांतर माध्य है वो निकल के आ गया 5। नेक्स्ट 10वां है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो टोटल अच्छी प्रकार से फेंटी गई जो गड्डी है उसमें 52 पत्ते हैं, यानी कुल परिणाम तो हो गए आपके 52।
अब पूछ रहा क्या है, इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता हो। दहले कितने होते हैं, एक 52 पत्तों में दहले होते हैं टोटल 4, राइट, यानी अनुकूल परिणाम हो गया हमारे 4, तो प्रायिकता हो जाएगी 4/52। अब इसको सरल करेंगे तो 1/13 उत्तर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ हम सीधा ही प्रायिकता लिख लेते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, राइट। और अनुकूल परिणाम देखो, टोटल 52 पत्तों की गड्डी के अंदर टोटल दहले कितने होते हैं 4, तो 4 तो ऊपर आ जाएगा। टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो ये लिख दो 52 ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखो 4 का 52 के अंदर भाग जा रहा है 13 बार, ठीक है, तो 1/13 इसका आ जाएगा उत्तर, 1/13। नेक्स्ट देखिए, जो 11वां प्रश्न है कि एक घन की भुजा 13 सेंटीमीटर है और इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यानी जो घन है उसकी जो भुजा है वो कितना है 13 सेंटीमीटर है और इसका आयतन आपको पूछा है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा की घात 3, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ घन का आयतन, ठीक है। अब घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, ठीक है। अब भुजा कितनी दे रखी है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13, उसके ऊपर घात आ जाएगी 3। अब 13 इंटू 13 इंटू, देखो यहाँ 13 की घात 3 आ गए। अब 13 इंटू 13 इंटू 13, ठीक, तो 13 इंटू 13 इंटू 13 करेंगे, आंसर आ जाएगा 2197, ठीक है। तो यही लिख लेता हूँ मैं, देखिए 2197, 2197 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है और सेंटीमीटर है और आयतन की इकाई हमेशा घन होती है, तो यहाँ पे लिख देना घन सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है आपके 12वां प्रश्न की यदि 3, 4, x 7 और 10 का समांतर माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो आपके तीसरा प्रश्न है उसके अंदर काफ़ी समांतर माध्य, माध्य, औसत से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो इनको अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है, क्योंकि ये आपको 3-4 नंबर है वो दिलाएगा। तो समांतर माध्य 6 दे रखा है, x का मान आपको पूछा है, तो यहाँ समांतर माध्य बराबर होता क्या, देखिए समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों यानी आंकड़ों का योग, तो योग कर दो, देखो 3 + 4 + x + 7 + 10, इन सबको जोड़ दिया। आपको भाग देना कितने अंकों का, 1, 2, 3, 4 और 5 का, तो यहाँ मैं भाग दे दूंगा 5 का। अब समांतर माध्य मुझे दिया हुआ कितना 6, राइट, तो यहाँ लिखेंगे 6 बराबर, अब देखो सबको जोड़ दो, 3, 10, 7 और ये 10, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24 और x है वो 4 है, तो ऐसा का ऐसा नीचे आ जाएगा 5। वज्र गुणन करो, तो वज्र गुणन करेंगे तो 6 और 5 का गुणा कितना आ जाएगा 30, बराबर आ जाएगा 24 + x, ठीक है। x का मान लाना है, 24 को पक्षांतर कर दो इधर, 30 - 24 बराबर x, तो x का मान आ गया हमारे 6, यानी x का मान पूछा था, यहाँ x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 6। तो इस ढंग से सारे प्रश्न आप कर सकते हैं।